देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। मुल्की हालात के उलझे धागे संवरने के बजाय ऐसी गांठियों की शक्ल धारते जा रहे हैं जिन्हें दांतों से खोलना भी दुश्वार है। सियासतदान जमहूरी नारे लगाते हुए गैर जमहूरी कुव्वतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। जरताज गुल कहती है मुज़ाकरात किस बुनियाद पर होंगे, वो तयन इमरान खान करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी में कुछ और लोग शामिल होने चाहिए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। इमरान खान के वोट है, इमरान खान से ही इस डायलॉग को बातचीत को ओपन कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो पॉलिटिकल कमेटी उन्होंने एक बनाई है जिसमें 3 लोग मेरा ख्याल में हैं, और मैं समझती हूँ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भी जरूर होना चाहिए, असद कैसर साहब को भी होना चाहिए, हमसे उसमें बात में भी और वजन में भी और एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में हमसे बड़े और इतने बड़े ओहदे के ऊपर रह चुके, एक स्पीकर रह चुका है और एक वो सदर रह चुके हैं, जो मैं समझती हूँ कि इस डायलॉग को पॉलिटिकल पार्टी के साथ आगे लेकर। तो जरताज गुल के बकौल फला 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 लोग सियासी जमातों के साथ डायलॉग को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या ही बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेंटर हुमायूं अहमद ऐसा नहीं सोचते। वो समझते हैं कि मौजूदा सियासी जमातों से बातचीत होगी ही नहीं। क्या कहा उन्होंने, आइए वो सुन लेते हैं। सर अगर हर एक ने, इमरान खान ने और हर एक ने एक ही बात कही है कि हम हर एक से बात करना चाहते हैं। हाँ, गवर्नमेंट से हम इसलिए नहीं बात करना चाहते कि गवर्नमेंट के पास सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ बात किससे करेगी, हुकूमत जिसके लिए वो कहते हैं कि उनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, या फिर एस्टैब्लिशमेंट जिनको इस निजाम ने आईनी मैंडेट ही नहीं दिया। असेंबली के फ्लोर पर घड़े मुर्दे उखाड़ने की बातें की जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं सन 60 के डिक्टेटर को कब्र से निकाल कर फांसी पर लटका दो, तो दूसरी जानिब वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि माजी में सियासतदानों से जो गलतियां हुई हैं उस पर सब बैठे बात करें और माफी मांगे। क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि जो हमें करने का काम है वो यही है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख को सामने रखें और उसमें जिस जिस जगह के ऊपर झोल है, जिस जिस जगह पे कोताहियां हुई हैं, उन सब कोताहियों को सामने लाया जाए, उसमें माफिया मांगते जाए, आगे निकलते जाए, करवाई जाए। मेरे ख्याल से मुल्क कैसे आगे चल सकता है जी। माफियों के अलावा एक डिस्कशन भी हो ना जी, एक डिस्कशन हो और उसके नतीजे में जब ये डिस्कशन हो जाए तो एक नया तरीका कार सामने आ जाए, जिसके बाद उम्मीद ये हो कि अब दोबारा ये डिस्कशन नहीं होगी। बात माजी तक महदूद रहती तो बात समझ भी आती, मगर हमारा हाल सियासी एतबार से बेहाल ही है। 2 साल पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के पीछे कौन था, इस पर बहस जारी रही थी कि नून लीग ने इस कौम को मजीद 6 साल पुराने मसले में घसीट दिया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ को भी इंटरनेशनल साजिश के तहत निकाला गया। क्या कहा, ये सुनते हैं। नवाज शरीफ साहब ने बताना था कि उनको क्यों निकाला, उन्हें आज तक हमें नहीं बताया कि क्यों निकाला। उन्होंने बता दिया। देखिए ना, ये इंटरनेशनल साजिश थी, मैं बता देता हूँ। नवाज शरीफ के खिलाफ भी इंटरनेशनल, इमरान खान कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश। मैं बात सुने ना, देखें तलत भाई, अब आप हम सारे हकायक लोगों को बता देना, अगर सी पैक के ऊपर हमारा जोर ना होता। जिस वक्त मुल्क बला की मुसीबत में फंसा हुआ है, इस वक्त सियासी जमातें ये बावर कराने में लगी हैं कि जमहूरियत की राह में कुर्बानियां ज्यादा हमने दी। आज मेरा तमाम सियासी जमातों से सवाल है कि जब भी एस्टैब्लिशमेंट के किसी इकदाम से आपकी जमात को फायदा होता है, तब आप खामोश क्यों रहते हैं। आज तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जबर हो रहा है तो लीगी रहनुमा लुत्फ उठा रहे हैं। माजी में तहरीक इंसाफ भी यही करती थी। 8 फरवरी के इंतखाबात को मुस्लिम लीग नून शफाफ कह रही है क्योंकि नताइज उनको सूट करते हैं। माजी में तहरीक इंसाफ भी 2018 के इंतखाबात को शफाफ कहती थी क्योंकि नताइज उनको सूट करते थे। आज तहरीक इंसाफ माजी की गलतियों को मान रही है और 2018 के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं इसी पे। आपसे मैं पूछता हूँ 2018 में धांधली हुई कि नहीं? जितनी इलेक्शन हुई सब में धांधली हुई है, तो 18 में भी हुई, आप उसके बेनिफिशियरी थे। बिल्कुल। देखो, मैं कहता हूँ कि माने ना सर, टीवी देख रहा है, कैमरा देख रहा है, लोग सुने के मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ ये नहीं कहता, आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं सब इलेक्शन में धांधली हुई।
और इसका रास्ता मुकम्मल तौर पर रोकना चाहिए। ये अवाम का हक है कि तहरीक-ए-इंसाफ वालों से गिला यह है कि जब वो हुकूमत में थे तब क्यों नहीं बोले, और नून लीग वालों से सवाल यह है कि 8 फरवरी के नताइज पर जब इतने खदशात हैं तो कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सामने आकर क्यों नहीं बोले कि ये नताइज हम नहीं मानते और हमें अक्सरियत हासिल नहीं है तो हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे। कहाँ है वो वोट को दो इज्जत का नारा? 5 या 10 साल बाद तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा की तरह जब लीगी रहनुमा किसी प्रोग्राम में ये कहते हुए पाए जाएंगे कि माजी में हमसे गलतियां हुई, तब क्या इस बात में कोई वजन रह जाएगा? सवाल तो ये भी है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिसमें जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने कहा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती उमूर में मुदाखलात पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एक और खत लिख दिया है। सवाल ये है कि इदारों में मुदाखलत आखिर कब तक रहेगी? सवाल तो आज यही करना था, लेकिन अभी की इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। ताजा तरीन खबर यह है कि दुबई लीक्स जी सामने आ गई है और इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक दुबई लीक्स के जो सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं, थोड़ी सी आज उस पर भी बात कर लेंगे जी। इस वक्त अरबों रुपए की दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का इंकशाफ हुआ है और पाकिस्तानी भी 11 अरब डॉलर जायदाद के मालिक निकले हैं। एक और लीक पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए दुख और अफसोस की लीक, जिस तरह पैराडाइज लीक, जिस तरह पैनामा लीक्स, लेकिन उसके बाद भी कोई ना मानू वाला मामला था। सियासतदान अपने मामला को नहीं माने और इस लीक्स में तो भाई फहरिस्त में सियासी शख्सियात और सारी के अलावा ब्यूरोक्रेसी और बहुत सारे लोगों का नाम है। और अब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जो दुबई में गैर मुल्कियों की ये जायदादों का डेटा लीक हुआ है, जिसमें पाकिस्तानियों की दुबई में 11 अरब डॉलर की जायदादें हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। साथ ही साथ 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी है। प्रॉपर्टी लीक्स में यह भी इंकशाफ हुआ है। प्रॉपर्टी लीक्स में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ का नाम भी दुबई की जायदाद की मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। इसमें साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी शामिल है। 1 दर्जन से जायद रिटायर्ड सरकारी अफसरों, पुलिस चीफ, एक सिफारतकार, एक साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल है। और हुसैन नवाज शरीफ की भी दुबई में जायदाद है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया भी दुबई में जायदाद की मालिक है। और जिन्होंने इसका इंकशाफ कल किया था खुद सेनेटर जो है फैसल वाडा, उनका नाम भी दुबई की जायदादों में है। इसके अलावा सिंध के 4 अरकान कौमी असेंबली के भी दुबई में जायदादें हैं। बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज्यादा अरकान सूबाई असेंबली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। कौन कौन है ये, क्या क्या नाम है, इस पर भी आज बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जी। नजमी आलम साहब हैं, सूबाई वजीर हैं सिंध के पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदीद कहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर दर्शन है, मुस्लिम लीग नून से MNA है। सेंटर दोस्त मोहम्मद खान है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले जी बात तो आज बहुत सारी चीजों पर करनी थी, लेकिन इस वक्त ताजा तरीन अपडेट से आ रही है कि दुबई लीक्स आ गई है और इसमें बेतहाशा लोगों के नाम आ चुके हैं। और क्या अभी भी कोई रियलाइजेशन होगी? पैनामा लीक्स, पैराडाइज लीक्स को आज तक लोग नहीं मान रहे, तो क्या ये दुबई लीक्स को माना जाएगा? सबसे पहले आपसे ही सवाल है। होंगी जायदादें, और दुबई में जायदाद खरीदना कोई गैर कानूनी काम नहीं हो। उनकी गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि आप खरीदें, ये तो क्लियर है। हो सकता है कुछ बिजनेसमैनों ने ली हो, लेकिन अगर किसी की जायदाद है और उस पर कोई ये इल्ज़ाम है कि उसने ब्लैक मनी से ख़रीदी है, तो आप उसको मौजूद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। अदरवाइज जायदाद दुबई में ख़रीदना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट इजाज़त देती है। इसको हम स्कैंडलाइज ना करें, बल्कि ये देखें कि भाई किसी की भी है, XYZ में किसी का नाम नहीं लेता, अगर उसके पास उसके वाज़ेह सबूत हैं कि मैंने अपने इस पैसे से दुबई में ख़रीदी है और वाइट मनी है, तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल उसको हक़ है कि वो ख़रीद ले, इसमें किसी को बुराई नहीं। बहुत से लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, उन्होंने, वो बिज़नेस वाले लोग हैं, उनका कोई सरकारी नहीं है, उन्होंने वहाँ कुछ फ्लैट ख़रीदे हुए, वो रेंट पर उठाए हुए, उसके पैसे उनको मिलते हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? और जो पॉलिटिकल नाम आ रहे हैं, देखिए पॉलिटिकल नाम पे आप नाम तो फिर
आपने कुछ लोगों के नाम लिए, कुछ सेक्शन को छोड़ गई मेरे ख्याल, आप जानबूझ के। अभी जो हमारे पास सारे नाम आते जा रहे हैं मैं वो बताती जा रही हूँ। कल फैसल वाडा साहब ने इसकी पेशन गोई की थी, उनका अपना भी नाम है उसमें। सबसे पहले उन्हीं को बताना चाहिए कि ये क्या है, तो कल के प्रोग्राम में उन्होंने एक पेशन। लेकिन देखें, उसको हर चीज को स्कैंडलाइज करना मुनासिब बात नहीं है। किसी के, आप सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट हो या कोई एक्ट हो, कोई भी हो, अगर तो उसने वो जायदाद खरीदना गैर कानूनी काम नहीं है। पहले तो आप ये ध्यान में रख लें कि जो ऑफिस बेयरर्स होंगे उन पे तो सवालात उठेंगे कि इस वक्त मुल्क कितनी नाजुक सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है, ये पैसा 10 साल पहले खरीदी हो, 15 साल पहले खरीदी हो, आपको टाइम फ्रेम तो नहीं पता ना। मुल्क के हालात खराब हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कानूनी तरीके से खरीदी है तो आप उसके ऊपर इल्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, कानूनी तरीके से खरीदी तो इल्जाम नहीं होगा। सेंटर 2 मोहम्मद साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये आ रही है जी। सेंटर साहब, एक नया इंकशाफ लीक्स में, पैराडाइज लीक्स आई, इस मुल्क में पनामा लीक्स आई, लेकिन क्या लोगों को कोई वो कहते हैं ना कि शर्म आई कि, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि इसमें जो सारी लोगों के नाम हैं उनमें काफी सारे जो हम देख रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के नाम है, उसमें जो है वो सरकारी अफसरों के खासतौर पे नाम है, उसमें जो है एक पुलिस चीफ का नाम भी है, उसमें इस वक्त सूबाई वुज़रा के नाम भी हैं और साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम भी है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? बात यह है कि मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे एक कच्चे के डाकू हैं और एक पक्के के डाकू हैं। मैं कच्चे के डाकू को पक्के के डाकू से इसलिए बेहतर समझता हूँ कि वो जो डाके डालते हैं कम से कम वो टैक्स तो देते हैं, मोबाइल की शक्ल में, खाने की शक्ल में, फूड की शक्ल में, यूटिलिटी की शक्ल में, जो है ना वो कम से कम टैक्स तो देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये पक्के के डाकू जो है ना, जिनके नाम आए हुए हैं, ये पनामा में भी इनके नाम आए थे और इसमें भी इनके बड़े बड़े जायदादें हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ हमारे लिए, हमारे ऊपर डाका डाल के ये पाउंड में, रियालू में और डॉलर में चेंज करके यहाँ पे हमारे लिए कागज छोड़ देते हैं और वहाँ पे खुद जो है ना दुबई में, पेरिस में, स्पेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में ये जायदादें और पता नहीं क्या क्या जजीरे खरीदते हैं। यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम ही नहीं है। यहाँ आगे का हवा बिगड़ा हुआ है। मैं खुदा की कसम कहता हूँ कि यहाँ हम रो रहे हैं जब महंगाई है इनके करतूतों की वजह से है। आपने इमरान खान की बात की, मैं कहता हूँ कि इमरान खान जैसा एक फरिश्ता आया हुआ है, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है, बहुत बड़ा फ्यूचर है। अगर इसको कुछ हो गया तो पाकिस्तान, खुदा न करे, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल जो हमारी उम्मीदें हैं उसमें बिल्कुल पानी फिर जाएगा। ये मैं, आपने कहा था कि ये असद कैसद की आपने बात की, मैं 2018 में मैंने इलेक्शन लड़ा पीटीआई के टिकट पे साउथ वजीरिस्तान से, मैं सिर्फ 650 वोटों से हार गया। वो भी 3 दिन के बाद जब रिजल्ट आया, हालांकि आरटीएस भी था, सब कुछ बैठ गया आरटीएस का। मैं सिर्फ पीटीआई के टिकट पे 650 वोटों से जेयूआई से हारा नहीं हूँ, मैं जीता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे हरवाया। तो ये किस तरह का, ये तारीख इंसाफ कह रहे हैं या इसका जो कसद कह रहा है कि आपने दादी की, हम डालने के पोजीशन में नहीं थे। अगर करते तो 650 वोट मुझे पड़ जाते। ठीक हो गया। मैं डॉक्टर दर्शन आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी। डॉक्टर दर्शन साहब, अब पैराडाइज, पनामा, और सबसे पहला सवाल यही जाहिर सी बातें बनता है क्योंकि इस वक्त हर तरफ यही बात चल रही है कि अब आ गया है दुबई लीक्स। यकीनी तौर पे एक तरीका होता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सियासतदानों और सरकारी अफसरों की इसमें बात हम करेंगे। ऑफ कोर्स बिजनेस कम्युनिटी की तो हम बात नहीं कर सकते, वो कोई ऑफिस बेरर तो होल्डर नहीं है, जैसे कि अभी नजमी आलम साहब ने भी बात की, दैट्स द राइट पॉइंट। लेकिन अब अगेन वही सवालात उठेंगे, वही बातें होंगी, वही करप्शन, लीकेजेस और यही सारे नारे लगने शुरू हो जाएंगे एक मुल्क में कि जी ये कैसे प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं। इसमें काफी सारे लोगों के नाम शामिल हैं जो कि मैं आगाज में बता चुकी हूँ। ये दुबई में जायदादों का ये डेटा है जो कि वॉशिंगटन में कायम एनजीओ सेंटर फॉर एडवाइज्ड स्टडीज ने हासिल किया है, और ये जायदादों का डेटा वॉशिंगटन की एनजीओ ने नॉर्वे के फाइनेंशियल आउटलेट E24 के साथ शेयर किया है, और इसमें तकरीबन 74 मीडिया इदारों के रिपोर्टर्स ने कायम किया है, तकरीबन 60 मुल्कों के जो हैं। तो अब ये एक और मामला है, क्या कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबको मेरा सलाम। मैं यहाँ पे ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे आपने बात की पनामा लीक की, अभी दुबई लीक की बात कर रहे हैं,
तो पनामा में देखें आप, जो इंक्वायरी हुई उसमें 400 से ज्यादा नाम थे, लेकिन उसमें एक टारगेट किया गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, जिसका उस प्रॉपर्टीज में नाम तक नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा होता आ रहा है, जब भी पाकिस्तान किसी अच्छे मुस्तकबिल की तरफ, मजबूती की तरफ, मुआशी तरक्की की तरफ जाता है, तो कुछ न कुछ ऐसा निकल आता है या कुछ कुव्वत ऐसा निकाल देती है। जैसे उसी टाइम पाकिस्तान एक बूम कर रहा था, एक तरक्की की सफर पे गामजन था, तो उसी टाइम ये पनामा लीग को ला के और वहाँ पे 482 में आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, उसमें सवाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के किसी और के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई, किसी से पूछताछ हुई, किसी से कोई सवाल किया गया, भाई आपका भी तो नाम है, आप कहाँ पे हो? नहीं किया गया। वो सिर्फ नवाज शरीफ को इसलिए किया गया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे थे, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की चाह रहे थे। पूरे मुल्क में आप देख ले, हर तरफ डेवलपमेंट का जाल बिछाया हुआ था, मुआशी इस्तेकाम था, चीजें सस्ती थी, पेट्रोल 70 रुपए था, लोगों को सब चीजें आराम से मिल रही थी। तो ये पाकिस्तान को पीछे की तरफ जाने की तरफ धकेल दिया। अब आप देखें दुबई की तरफ, होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, जो गलत काम करता है उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी एक को टारगेट करके नहीं किया जाए। आप देख रहे हैं अभी इसमें आप कह रहे हैं इन लोगों के नाम है, ब्यूरो के, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जो भी कसूरवार हो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन खुदारा मेरी सबसे ये अपील है कि पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दें। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूँ इंसाफ नहीं होगा और किसी के साथ ज्यादती होगी और अभी भी किसी एक को टारगेट किया गया तो पाकिस्तान ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ जिसने भी जो भी कसूरवार हो के साथ एक साथ इंसाफ किया जाए, सबके खिलाफ एक साथ इंक्वायरीज की जाए, सबके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन किसी एक को, ये हम इसके खिलाफ है कि किसी एक को टारगेट किया जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, इसमें कुछ हम देख रहे हैं सियासी जमातों के लोगों के लीडरशिप के अगेन इसमें भी नाम आ गए हैं। इसमें हम देख रहे हैं हुसैन नवाज साहब का नाम आ रहा है, इसमें बलूचिस्तान और सिंध के कुछ अरकान के नाम आ रहे हैं, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब के बच्चों के नाम आ रहे हैं, काफी सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, मुशर्रफ साहब का नाम है, देयर लॉट ऑफ नेम्स इन इट। आप इसको कैसे, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज का नाम भी है इसमें। जी मैं वही बात कर रहा हूँ भाई, जो भी जिन्होंने गलत तरीके से जायदादें बनाई है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सियासतदानों को टारगेट करके, सिर्फ उनको पिन पॉइंट करके और किसी के खिलाफ कुछ ना हो, ऐसा नहीं हो। इससे क्या होता है कि मुल्क में इंतशार फैलता है। आप देखें अभी तक पनामा के बाद हमारा पाकिस्तान संभल नहीं सका, कितनी यहाँ पे आप देखें बेरोजगारी हुई है, कितनी महंगाई हुई है, कितने लोग जो है इससे अपने बिजनेस से महरूम हो गए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई आप करें, सबके खिलाफ हो, जो पाकिस्तान में बैठे उनके खिलाफ भी हो, चाहे मेरे खिलाफ भी हो, लेकिन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन ये इंडिपेंडेंट को एक्सेप्ट कौन करेगा, मानेगा कौन? आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसी की जंग है। कुछ लोग कहते हैं कि मुदाखलत हो रही है, आला अदलिया में जजेस खुद ये कह रहे हैं, और ये जब सूरत हाल बनी, जब किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर कौन सा इदारा बैठ के जो है इस सबकी ट्रांसपेरेंसी करेगा? वही कहता हूँ, जब सब अपने डोमेन में रहेंगे, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में असेंबली सबसे ज्यादा पावरफुल है। आप देख रहे हैं असेंबली अपने काम करे, सुप्रीम कोर्ट अपने काम करे, इदारे अपने काम करें, हर आइन में सबका किरदार वाज़ेह है, आइन में सब चीजें हैं कि कोई किस तरह क्या किसका डोमेन है। जब सब अपने आइनी अदारे के खिलाफ जो बातें करेंगे तो ये मसले आते हैं, लेकिन वो अपने डोमेन में रह के काम करेंगे, सब लोग मानते हैं। आप देखें अगर कोई भी इदारा इंसाफ देता है तो वो नजर आता है, जब वो नजर आता है तो कोई उसमें कोई नहीं करता, कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। जब चीजें सामने हो और वो सही ना हो रही हो तो सब लोग इसके खिलाफ तो उठ खड़े होते हैं। तो ये इसी वजह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। सबको अपने डोमेन में रहना होगा, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर सबको बैठना होगा, सबको बातें करनी होगी, एक रोड मैप बनाना होगा ताकि हम तरक्की का सफर कर सके। दुनिया देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारे बाद के मुल्क है, आप देख ले, सोमालिया देख ले, श्रीलंका को देख ले, बांग्लादेश को देख ले, लेकिन उन्होंने एक रूल ऑफ लॉ बनाया, उसमें उन्होंने काम किया, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अल्लाह ताला की यहाँ पे करम नवाजी है पाकिस्तान से, जोग्राफिकली और मौसमों के हिसाब से, और जो इनकम है और एग्रीकल्चर को देख लें आप, हमारा इतना जबरदस्त है।
लेकिन हम लोग किसी को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि ये आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उस ट्रैक से हट जाते हैं और चीजों में हम पड़ जाते हैं। तो इसलिए मेरी खुदारा सबसे ये अपील है कि किसी को पिन पॉइंट ना करें, कानून के मुताबिक चीजें होने ठीक है, कानून के मुताबिक तो होनी चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स के इम्पैक्ट और इफेक्ट तो आएगा नजमी साहब। मैं ऑफ कोर्स ये तो एक ब्लास्ट के तौर पर सामने आया है, एक और लोग अभी सब तरफ यही बात हो रही है। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स कि आपने कहा बिजनेस कम्युनिटी वगैरह उनको तो कोई नहीं पूछेगा, वो पहले भी नहीं उनको वो टारगेट, लेकिन वही सबसे वनरेबल पॉलिटिशियन ही है, हाँ, जिसका हर एक आदमी इंसाफ करता है। हाँ जी, बिल्कुल इंसाफ तो खैर सबका होना चाहिए, चाहे वो अदलिया हो, मुक़्तदर इदारे हो या कोई हो, इंसाफ से तो कोई बड़ी जुम्मा नहीं है। लेकिन चीज़ को पहले परखा जाए कि ये कहाँ से आई है, किसने लीक की है, इसका सोर्स भी तो ढूंढा जाए ना। मैं उठा के अखबार में कुछ दे दूं और हम कल से उसको लेके सांप को नहीं दो लकीर पीटने बैठ जाए। भाई पहले आप उसका सोर्स देखें कहाँ से आई है, क्या वो रिलायबल सोर्स है। मैं आपका नाम लिख दूं, इसका लिख दूं, उसका पहले सोर्स की रिलायबिलिटी को चेक होना चाहिए किसी भी खबर की। आप भी मीडिया के लोग हैं, कोई खबर आपको मिलता है तो आप उसको चेक करते हैं ना कि ये खबर सही है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज ने, और आपको जैसे मैंने आगाज में बताया, तकरीबन 58 ममालिक के 74 रिपोर्टर्स ने मिलकर इसको इन्वेस्टिगेट किया और फिर निकाले, जैसे वही पैनामा और पैराडाइज हमने देखा था। मैं मुझसे ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा हूँ कि वो होना चाहिए। और सिर्फ इसमें ये किसी को आप नहीं कह सकते, चाहे वो पॉलिटिशियन भी है, लेकिन पॉलिटिशियन बिजनेस में भी तो करते हैं ना। मैं भी कारोबार करता हूँ, मेरा घर पॉलिटिक्स से नहीं चलता है, ठीक है ना। मैं कारोबार करता हूँ तो मेरा घर चलता है ना। अगर मैं अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ और मेरा कारोबार अच्छा है और मैं कोई जगह कहीं और खरीद लेता हूँ तो क्या मैं कसूरवार हो गया कि क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ तो मैं नहीं खरीद सकता? ये कोई बात नहीं हुई। और मैं बिल्कुल इनसे बात से इत्तेफाक करूँगा डॉक्टर साहब की कि किसी एक को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। और बिल्कुल पनामा में ऐसा हुआ कि मियाँ साहब को टारगेट किया गया और उसके बदले उनके हुए, क्योंकि और कोई किसी और के ऊपर नहीं आया वो, हालांकि लिस्ट में बहुत नाम थे। तो वो भी बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई थी कि उस वक्त मियाँ साहब को अकेले को टारगेट करके उनको फारिग किया गया। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में 2008 में हमारी गवर्नमेंट आई, 5 साल चली, फिर एक पीसफुल वो हुआ कि मुस्लिम लीग नून आ गई और वो हुकूमत में आ गए। और यही एक मुल्क की ज़रूरत है कि किसी तरह हम अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाएं। मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट आ गई और अगर 2-3 टेन्योर ऐसे गुजर जाएं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट बेशक हट जाए, दूसरी आ जाए, पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम बड़ा मजबूत हो जाएगा। और अब मुझे इस फील हो रहा है कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़राब करने के लिए बहुत सी क़ुव्वतें जो नहीं चाहती कि अवामी हुकूमत हो, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हों, वो इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं जो मुल्क की जमहूरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सही। अच्छा, सेंटर दोस्त साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब, ये सेंटर दोस्त मोहम्मद साहब, ये अब किस तरफ हमें लीड करेगा ये मामला? और इसमें अगेन जो आप लोग, चूंकि जैसा था अपोजिशन की जमात है, आप लोग हमेशा से एक नैरेटिव पर्टिकुलर रखते आए हैं, उसको भी देखते हुए अब ये जो डॉक्टर दर्शन साहब कह रहे हैं कि जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कैसे होगी? यहाँ तो ट्रस्ट डेफिसिट ही बहुत है अदलिया में भी इस वक्त, और जो हालात है वो हमारे सबके सामने। गाँव पे खत्म करूँ, किधर गया सरे पैलेस, वो किधर गया? एवेन्यू फील्ड का अभी तक हिसाब नहीं दिया गया, जदर मिल का भी नहीं दिया गया। वो देबिया में क्या ओपन एंड शट केस था वो देबिया का, इसी जस्टिस ने इनको 197 मिलियन का भी जवाब नहीं दिया गया। नवाज शरीफ और उसके बिलियन पीस का भी जवाब नहीं मिला हमें, हम ढूंढ रहे हैं उसका भी। देबिया में ओपन एंड शट केस था जिससे सारे इसके फैमिली के मेंबर फंसे हुए थे। बात यह है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट हट न जाए एफआईआर से, जब तक कोई प्रॉपर इंक्वायरी हो और साथ में जजा और सजा भी हो, ये मुल्क इस तरह ठीक नहीं हो सकता। ये तो लीक मुल्क खुद लीक हो चुका है, पूरी तरह लीक हो चुका है। ये जो ना ये फार्म 47 के पैदावार इधर बैठे हुए हैं, PDM 1 की हुकूमत देखे, PDM 2 आई, अब PDM 3 आई, सारे जाली के जाली आ रहे हैं। अब इनको एस्टेब्लिशमेंट को हाथ रोकना होगा अगर मुल्क को बचाना है।
अच्छा, मैं डॉक्टर दर्शन आपकी तरफ वापस आऊंगी। अब डॉक्टर दर्शन, ये अगेन वही सवाल तो वहीं आके खड़ा होता है। अब इस वक्त तो हनीफ अब्बासी साहब भी कह रहे हैं, भी अब आपने भी कहा कि जी ये तो एक, जब वो जो पैनामा हुआ था उस वक्त वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल साजिश के तहत जो है वो नवाज शरीफ साहब का घिरा हुआ था। ये बात तो पीटीआई कहती रही, इंटरनेशनल साजिश हुई है, खान साहब कहते रहे, वो लहराते भी रहे जो है सारी चीजें, और कभी कोई पर्चा लहरा रहे हैं, कभी कुछ लहरा रहे हैं, जिसको कोई नाम दिया गया, कोई नाम दिया गया। तो ये तो पीटीआई कहती थी और पीटीआई कहती है आज भी कि जी हमारे बैरूनी मुदाखलत की वजह से हमारे जो इंटरनल अफेयर्स है वो बहुत ज्यादा डैमेज है। आज नून लीग भी यही बात कर रही है। तो क्या सारे सियासतदानों को इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि आखिरकार हो क्या रहा है उनके साथ? मैं बताऊं, जो पीटीआई कहती रही ना, वो तो उनका खुद साख्ता मौक़िफ़ था। उन्होंने कोई चीज प्रूफ नहीं की थी। आप देख ले, उसके दौर में उन्हीं के ही लोग जहां से चीनी एक्सपोर्ट करते थे, फिर चीनी बाहर से मंगवाते थे, जहां से गंदम बेचते थे, फिर गंदम बाहर से मंगवाते थे। आप देख ले, चीनी 100 रुपए से ज्यादा जाके पहुंच गई फी केजी पे। आप देख ले, गंदम कहाँ पे जाके पहुंच गई। सब चीजें, ये सब फराड इन्हीं के दौर में हुए। इन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन ऐसे नहीं लिया। अभी भी आप देख ले, अभी वही दौर है, गंदम कहाँ पे, चीनी कहाँ पे, ये चीजें कैसे नॉर्मल होती जा रही है। क्योंकि उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, सवाए उन्होंने हुकूमत में बैठ के खुद अपोजिशन की। उनके खिलाफ जो भी ये चीजें हुई वो सब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आप देख ले, किसी भी मुल्क में वोट से हुकूमत बनती है, वोट से हुकूमत गिरती है, और इनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, कोई गैर जमहूरी तरीका अख्तियार नहीं किया गया। आप देखें, वोट इनके खिलाफ गया तो उनको ये चाहिए था कि वो उसको एक्सेप्ट करते और असेंबली में बैठ जाते, लेकिन उन्होंने फिर भी वही गैर जमहूरी अख्तियार किया कि भाई नहीं, हम हैं तो हैं, हुकूमत है, मुल्क भी है, सब चीजें, अगर हम नहीं है तो ये सब चीजें गलत है। आप बताएं मुझे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उनके खिलाफ हुआ, उसमें कौन सा गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल किया गया, मुझे आप ये बताएं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको जो चीजें अपने लिए होती है वो कहते हैं ये सब ठीक है। आप उनके दौर में देख रहे, मुल्क का कितना बुरा हाल हो गया, बेड़ा ही गर्क हो गया, सब चीजें पीछे चली गई, इवन सीपैक भी रुक गया, आम आदमी की जिंदगी भी जंजाल हो गई थी। लेकिन वो टेस्ट से मस नहीं हो रहे थे, वो हुकूमत में होते हुए भी कंटेनर पे खड़े रहते थे। तो ये ऐसा होता नहीं है। ये मुल्क को चलाने के लिए आपको उसमें बहादुरी भी दिखानी पड़ती है, उसमें विजन भी दिखाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप मुर्गी अंडे कट्टों से आप मुल्क चलाएंगे और मुल्क को तरक्की देंगे, ये विजन नहीं होता। लीडर वो होता है जो कौम को विजन दे और उसी में पूरी कौम को लेके चले और मुल्क आगे बढ़े, जो नवाज शरीफ में है, जो नवाज शरीफ ने किया। आप पूरी पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, जितने प्रोजेक्ट, जितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट नवाज शरीफ ने किए, इतने शायद किसी ने भी देखे सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की दी, हर जगह पे काम किया। और जब भी वो आया, आप मुल्क की हालत आपने देखी कि कराची के क्या हालात थे, केपीके के क्या हालात थे, दहशतगर्दी अरूज पे थी और हम दिवालिया होने को जा रहे थे, लेकिन उसी ने सब चीजों को कंट्रोल किया। हम कराची में रहते हैं, कराची में आप देख रहे हैं कोई भी शरीफ आदमी घर से निकल नहीं सकता था। कराची की रौनकें किसने बहाल की? नवाज शरीफ ने की। केपीके में आप देख लें, वहां पे कितने, वहां पे दहशतगर्दी थी, कंट्रोल किसने किया? नवाज शरीफ ने किया। और उसके बाद आप बिजली का प्रोग्राम देख ले, हम तो अखबारों में पढ़ते थे कि आज जी 2 घंटे बिजली आएगी, लेकिन उसने इतनी बिजली पैदा की, मुल्क को फिर रोशनियों का गहवारा बना दिया। तो ये जो चीजें होती है, जो लीडर होते हैं, उसमें विजन होता है। और बदकिस्मती यही है कि हम लोग जो है ना, जो हमारे मुल्क में काम करता है, हम उसकी टांगे खींचते हैं और उसको काम करने नहीं देते, खुद करते नहीं, किसी दूसरे को करने नहीं देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सबको। आप देखें, पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, थोड़ा ऊंच नीच होता है, हर जगह पे होता है, लेकिन उसमें अगर आप काम करेंगे तो लोग आपको वोट भी देंगे, लोग आपको चाहेंगे भी सही, और मुल्क में वो नजर भी आएगा। आप देख लें, जब नवाज इमरान खान का दौर था तो सब चीजें आपकी कंट्रोल से बाहर निकल रही थी, लेकिन फिर खुदा का शुक्र है मियां नवाज शरीफ ने कंट्रोल किया। और अब जो है, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क ऐसे तरीके से चलता रहा तो हम एक दफा फिर पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बना देंगे। अच्छा, ठीक हो गया है। मैं चले नजमी आलम साहब आपकी तरफ आऊंगी। नजमी साहब, ये अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो इस वक्त सियासतदान जो बातें कर रहे हैं, अब आज नून लीग वाले बात करते हैं या पीटीआई वाले बात करते हैं, तो ये हमें इतने टाइम बाद पता चल रहा होता है कि जी उस वक्त गलत हो गया है। अब
पहले तो पीटीआई कहती थी कि जी बैरूनी साजिश है, एक्सटर्नल कुव्वतें, अब नून लीग भी आज यही बातें कर रही है। तो ये जो कुव्वतें हैं बाहर वाली, वो क्या वाकई पाकिस्तान की सियासत में पीपल्स पार्टी के मुंह से ये बात नहीं सुनी होगी। हाँ। हमारी कई दफा गवर्नमेंट वक्त से पहले डिसमिस की गई, 88 की, फिर उसके बाद वाली गवर्नमेंट, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि जी फला ने कर दिया। हमने कहा ओके। इवन जब हमें 17 सीटें मिली थी पूरे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में, जब मियां साहब सेकेंड टाइम वजीर आजम बने थे, तो हमने कोई रोना पीटना नहीं मचाया था। बीबी ने जाके अदालत में वहाँ पे असेंबली में खड़े होकर कहा कि ठीक है मेरे पास 17 सीटें हैं, आई विल सिट इन दिस असेंबली, मियां साहब विश यू ऑल द गुड लक टू यू, मैं आपका जमहूरी तरीके से मुकाबला करूंगी। इनको ये सोच की जरूरत है, पीटीआई को खास तौर पे, क्योंकि उनके लीडर की दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि मुझे वजीर आजम बनना है। इसीलिए जब 2002 के इलेक्शन हुए तो पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा था और एक सीट जीती थी इमरान खान साहब, पूरे पाकिस्तान में एक सीट थी। उस वक्त भी इमरान खान साहब ये आसरे में थे कि मुझे मुशर्रफ वजीर आजम बनाएगा, इसीलिए उनकी वो जो तहरीक थी रेफरेंडम की, जिसकी सारी पॉलिटिकल कुव्वतें मुखालफत कर रही थी, इमरान खान साहब उसकी हिमायत में जलसे कर रहे थे। जब उन्होंने देखा मुझे वजीर आजम नहीं बनाया तो मुशर्रफ बुरा हो गया। 2008 में जब उन्होंने देखा कि बीबी आ गई हैं, मियां साहब भी आ गए हैं, तो उनको नजर आया कि मेरा कोई स्कोप नहीं है इलेक्शन में। उन्होंने कहा जी मैं बाइकाट कर रहा हूँ। कोई इनसे ये सवाल करे कि 2008 में बाइकाट क्यों किया था, जब 2002 में आप लड़े थे, तो 2008 में पॉलिटिकल आदमियों का बाइकाट, हमने एक दफा बाइकाट किया कि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन का, उसके बाद हमने कभी किसी इलेक्शन का बाइकाट नहीं किया, जमहूरी अमल में जिस तरह भी हो हिस्सा लिया। फिर उसके बाद 2013-8 के बाद जब मियां साहब की गवर्नमेंट थी, ये पहुंच गए हुकूमत गिराने, पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी जमहूरियत का सबूत दिया और इमरान खान साहब की हिमायत नहीं की, वरना अगर हम जाके उस धरने में बैठ जाते तो मियां साहब की गवर्नमेंट गिर जाती। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा अगर इस तरह से ये रवायत रहेगी तो कोई भी जुलूस लेके आएगा, गवर्नमेंट गिरा दो। तो ये गैर जमहूरी अमल था। और आज भी हम कह रहे हैं इनको कि भाई आप लोग कहते हो हमसे कि हम बात नहीं करेंगे, भाई फिर बात करेंगे किससे? जिसको गालियां दे रहे हैं, जिसके खिलाफ रोज सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाते हैं उनके खिलाफ, और फिर हम बात उन्हीं से करेंगे। यार या तो सोशल मीडिया की कंपेन बंद कर दो, उनको बुरा भला कहना बंद कर दो, फिर जाके बात कर लो। मुझे नहीं समझ आता कि ये पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करना है, जिनसे बात करना है उनको रोज गालियां दे रहे हैं, तो किस तरह से बात होगी? इनके पास कोई रास्ता समझ नहीं है, इनके अंदर ये कुछ समझ नहीं है कि भाई हम, आप यही देख लें कि जब भी इनका कोई इशू आता है 3-4 मुतजाद बयान आ जाते हैं, फला कहता है ऐसे नहीं ऐसे, ना कोई चेन ऑफ कमांड है, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में इनको मानता ही नहीं हूं। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है पीटीआई, ये एक कल्ट है। कल्ट में होता है कि वन मैन ने जो कह दिया कि खुदकुशी कर लो तो खुदकुशी कर लो, ये कल्ट है। इन्होंने हमारे पूरे माशरे में, हमने सारी जिंदगी सियासत में जमात इस्लामी से हमारा कराची में बहुत पॉलिटिकल राइवलरी रही, एमक्यूएम से रही, लेकिन कभी गाली गलूच की नौबत नहीं आई कि हमने उनको गालियां दी। इन्होंने तो पाकिस्तान की सियासत को तबाह करके रख दिया है कि ये जो रवायतें पैदा कर रहे हैं पीटीआई के दोस्त। मैं आपसे, बहुत सीनियर लोग हैं इसमें, बात उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने आप को पहले खंगालें कि आप लोग कहाँ गलत करें। आपकी बारी फिर आ सकती है इलेक्शन में, अगला इलेक्शन होगा, आप आ जाएं, लोग आपको वोट दें, आ जाएं। अगर आप इस सिस्टम को गिराने की बात करेंगे तो माजरत के साथ हम नहीं, आप सब लूजर होंगे। और अगर सिस्टम खराब हुआ और कोई मेरे प्यारे हमवतनों आ गया, आप सब भाग जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी का वर्कर होगा जो खड़ा होगा सामने कि हम इसको नहीं मानते। हमने 10 साल ज़िया-उल-हक के दौर में, मुशर्रफ के दौर में ये साबित किया है, हमने कभी जाके नहीं उनकी गोद में बैठे। तो बराए मेहरबानी इस मुल्क पर रहम करें, इस चीज़ों को छोड़ें, आके असेंबली में बैठें। अपना आपके अंदर अगर सियासी सूझबूझ होती तो, जब जैसे मेरे मुस्लिम लीग नून के दोस्त ने कहा था, आप अपोजिशन में बैठ जाते, इतनी तगड़ी अपोजिशन होती कि शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाती। उस वक्त आप बैठते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, आपने असेंबली छोड़ दी जहां से आपको लोगों ने मैंडेट दिया था, आप वहां बैठते और आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी। आपके जो एलाइज थे, एमक्यूएम, मैंगल साहब, वो आपको छोड़ के चले गए। अच्छा, वो जब इनके साथ आ जाए तो अच्छे हैं, वो इनको छोड़ गए तो हमारे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हो गई, जहांगीर तरीन का जहाज भूल गई है। तो भाई आप पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क ना करें।
इस मुल्क का ना करें। मुल्क की हालात अच्छे नहीं है, हम बहुत बड़े बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमें एक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और आपकी इन हरकतों से पूरी पॉलिटिकल लोगों की इमेज खराब हो रही है। आप जिस किस्म के हैं तो लोग पॉलिटिकल लोगों को एक गाली बनती जा रही है सियासतदान। सियासत बुरी नहीं है, सियासतदान कोई शख्स बुरा हो सकता है, कोई अच्छा हो सकता है। तो आप जरा मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, पाकिस्तान की सियासत को, माशरे को इस खराबियों में ना डालें कि लोग बिल्कुल लड़ाई झगड़े दंगे फसाद पे चले जाएं। और अगर हमने अब नहीं संभले, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट, हम सपोर्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ को। मेरी दिल से ख्वाहिश है कि अल्लाह करे शहबाज शरीफ साहब अपने इकोनॉमिक एजेंडे में कामयाब हो जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक एजेंडे में कामयाब हुए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। आप लोग ये बातें छोड़ें, केसों का सामना करें। अभी तो चंद माह हुए, जरदारी साहब 10 साल जेल में रहे, उन्होंने कभी उफ नहीं की, कभी नहीं रोए कि जी मुझे कोई माहिदा कर। आप लोग बात करते हो जेलों की, आपने ईद की रात को उनकी बहन को हॉस्पिटल से उठा के जेल पहुंचा दिया। मरियम नवाज अपने बाप से मिलने जेल गई, वहां गिरफ्तार कर लिया आपने। आप लोगों ने कोई कम सतम नहीं है। सिंध में खुर्शीद शाह जैसे मुतबर आदमी को आपने सालों बंद रखा, किसको नहीं बंद रखा, हमने सब बर्दाश्त किया। अब अगर आपके ऊपर केसेस हैं, 9 मई के वाकयात हैं, उसको कोई नहीं झुटला सकता। आपका $190 मिलियन का केस ओपन शट केस है। आप बार बार यूज कर रहे थे ना कि वो पैसा क्यों गया सुप्रीम कोर्ट में, वो तो किसी और चीज में पकड़ा गया, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैसा था, वहां पर उसको क्यों गया सुप्रीम कोर्ट में के जुर्माने की मद में। आपने एक ही पैसे से 2 जगह की खरीदारी कर ली। तो प्लीज इन चीजों को माने। अगर खोलना है तो फिर बिलियन ट्री भी खोल लें, और बहुत सारे केसेस हैं वो खोलें। BRT पेशावर में जो हुआ है, जिसको आप बुरा भला कहते थे, तो उस केस को भी खोल लें प्लीज। लेकिन इस मुल्क पर रहम करे PTI, इस मुल्क को मजीद फसाद में ना डाले। जी सेंटर दोस्त साहब क्या कहेंगे? ये क्या है, सब हमारे खिलाफ लगा हुआ और आपने टाइम दिया हुआ और मुझे आप टाइम नहीं दे रहे। नहीं, मैं आपको टाइम दे तो रही हूँ, मैंने तो अब आपकी तरफ आ गई इसीलिए। जी अब आप बात कीजिए ना, आपने जो कहना है उनको जवाब दीजिए। बात ये है कि इतने लंबा लेक्चर दिया, खुदा की कसम के दिमाग कर, ये पता नहीं क्या कहाँ से ये हमें उल्लू बना रहे हैं। अवाम जान गए, यंग हमारे जवान जान गए, जाग गए कि ये तो चोर हैं, पक्के वो कच्चे के डाकू, ये डाकू हैं। ये खुदा की कसम, इनमें मुल्क की, ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का इकोनॉमिक एजेंडा क्या था, जितने इनके चोरी का माल था सब जो है ना माफ कराए, नेब के केसेस सब माफ कराए। बादशाह सलामत आया इंग्लैंड का प्लान लेके, नवाज शरीफ बादशाह सलामत एयरपोर्ट पे जो इसका जो प्रोटोकॉल हुआ, जो रेड कारपेट उसका जो प्रोटोकॉल हुआ, वो ये सारे चोर हमें क्या बेवकूफ बना रही है, आवाम को क्या बेवकूफ बना रहे। पीपल्स पार्टी नंबर 1 किस्म की डाकू लोग हैं, नंबर 1 किस्म का, खुदा की कसम कराची को तो तबाह बर्बाद करके रख दिया। जरा कराची के लोगों से, आप खुद कराची के हैं, क्या अशर है कराची में, तबाही है। ये कह रहे कि हम दहशतगर्दी ये खत्म कर सकते थे, इनकी ये जरूरत है। ये तो इतने डरपोक है कि जब लाहौर में 2-3 धमाके तालिबानों ने किए तो खुदा की कसम आप आर्काइव में जाए, शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे तालिबान भाइयों, खुदा के वास्ते लाहौर को मत छेड़ो, न पंजाब को छेड़ो, इधर उधर धमाके करो। इधर में तो पश्तून भी आते, इधर में तो सिंधी भी आते, इधर तो बलोच भी आते हैं। ये अपने मतलब के ये आ जाते हैं, अभी थोड़ी सी सख्ती आ जाती है तो ये भाग जाएंगे। माल वाल जो है ना, जो मुसरका माल लेके बाहर चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना, इसके बाद जब तक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना हो, जब तक कोई इंडिपेंडेंट पार्टी ना हो, हर चीज से मुमरा, ताकि हम सब चीज जो है ना ये कर दें। इमरान खान तो खुदा की कसम, अगर इमरान खान हो, इनके जड़ों में इमरान बैठा हुआ है, ताकि ये सीन से हट जाए, ताकि हम बाकी मानदा पाकिस्तान को भी का ले। तो ये खत्म है, इनके कोई औकात नहीं है। इनको आवाम ने पहचान दिया है कि ये ऐसे ही हमारे साथ डुगा डिगी की खेल खेल रहे हैं और खुद अपना माल बना रहे हैं।
सेनेटर साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। अब ये चूंकि जैसे थे पैनामा लीक्स में क्रेडिट आप लोग लेते हैं, नवाज शरीफ साहब को जो सजा हुई थी पनामा में, तो जो डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई थी, अब ये दुबई लीक्स आ गया है, क्या इसकी पिटिशनर्स भी जो है अब बनेगी पीटीआई, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके नाम है वो इस वक्त ओहदों पर है? ये बात सुन, हमें तो बनना चाहिए, हमें तो आवाज ऊंचा करना है। हमारी पार्टी तारीख इंसाफ है, इंसाफ ये, लेकिन यहाँ सारे जो है ना बिके हुए हैं। कौन सा इदारा रह गया है जिसको आप देख लें? कौन सा इदारा है? ये इमरान खान पे जो फेक केसेस हैं, पैसे आए हुए सुप्रीम कोर्ट के 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए हुए, उनके साथी अकाउंट में तुम्हें आज भी जज ने कहा कि इनके इसको तो कोई फायदा नहीं है इमरान खान को, और लेकिन फिर भी ये केसेस चला रहे हैं, फिर भी ये कर रहे हैं। ये सारे फेक केसेस हैं, खुदा की कसम इनकी कोई हकीकत नहीं है। ये वो बुग़्ज़ माविया कहते हैं इसको इमरान खान को, ये इमरान खान को जितना ये तकलीफ देंगे इतने ही जो ना हमारे पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ। ये हमारा आखिरी मोर्चा है पाकिस्तान को बचाने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हमने देख लिया है 35 साल, किसने 40 साल, किसने 30 साल हुकूमतें की हैं, इनके क्या मतलब क्या औकात है, क्या औकात? सारे चोर और पक्के और कच्चे के डाकू लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान आपका, दजवी आलम साहब आपका, डॉक्टर दर्शन साहब आपका, तीनों मजबूत में शुक्रिया। टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है जी। इसी के साथ अपनी मेजबान रफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।